दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं या इस साल की भरेंगे तो आज आपको 7 काम ऐसे बताऊंगा जो आपको करने बहुत जरूरी हैं, मैंडेटरी हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कितनी मर्जी हो, जितना मर्जी कैश डिपॉजिट हो, जितना मर्जी यूपीआई हो, जितना मर्जी गेम खेला हो, कुछ भी हो, आपका इनकम टैक्स में केस नहीं लगेगा और लाखों रुपए का फायदा होगा। आईटीआर प्रॉपर तरीके से भर ली जाएगी। तो 7 पॉइंट जरूर देखिएगा आखिरी तक आज की वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन, इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। चलिए स्टार्ट करता हूं पहले पॉइंट से। सैलरी वालों के लिए होता क्या है दोस्तों, 31 मार्च तक मुझे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट देनी होती है अपने एम्प्लॉयर को, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आइडिया भरने जा रहा हूँ। हालांकि ये पॉइंट जो है इस साल तक ही वैलिड है, क्योंकि अगले साल तो 12 लाख होने वाला है। तो 12 लाख में कोई भी ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा नहीं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक माफ है, प्लस 75 अलग से। तो 12-75 तक माफ जब होगा तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस बार आपको लगता है आपका होम लोन था, मेडिकल था, एटीसी है, एन क्या नाम है आपका, वो है एनपीएस है, तो कई बार ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को फायदा होता है। अगर आप उसके अंदर हो तो अपने एम्प्लॉयर को सारे के सारे प्रूफ दे दे, प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 मांग लें कि आपका जो डिक्लेरेशन है आपने दी थी, क्या एक्चुअल में उतनी डिक्लेरेशन ली है नहीं ली है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है मैं होम लोन नहीं ले पाता, एटीसी नहीं दे पाता, तो फॉर्म 16 देते वक्त मेरा टीडीएस कर जाता है एडिशनल। अब मैं भरूंगा आईटीआर भरते वक्त क्या होगा, मैं लूंगा उसके अंदर रिफंड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब मैं आईटीआर भरूंगा मैं उसमें एटीसी डालूंगा, अपना होम लोन डालूंगा, एटीडी डालूंगा, एडिशनल क्लेम लूंगा आईटीआर में। जैसे ही मैंने करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिक हो जाएगा आपकी आईटीआर पे और आपके पास फेसलेस असेसमेंट का नोटिस आने के चांस 100% हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग सैलरी वाले रिफंड ले रहे हैं सबकी आईटीआर वेरीफाई हो रही है कि एक्चुअल में सही से क्लेम करा ही नहीं करा है। मान लो केस लग गया, आप कहोगे ये रहा मेरा एटीसी, ये रीपेमेंट, ये रहा होम लोन सर्टिफिकेट, ये रीपेमेंट, सब कुछ ओके है। वो कहेगा हाँ ओके तो है, इसको साइड कर, बताइए यूपीआई कहाँ से आई हुई है। सैलरी तेरी 16 लाख रुपए की है, बैंक में आया हुआ 36 लाख, ला मुझे इसको एक्सप्लेन कर, ला मुझे पेमेंट बता, पेमेंट कहाँ करी है। तो क्या होगा, अननेसेसरी लिटिगेशन, बेकार में आपका केस लगेगा। तो अपना फॉर्म 16 को पूरा मैच कर लीजिए कि आईटीआर और फॉर्म 16 मैच हो। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हो, कोई भी डिडक्शंस है, अपने एम्प्लॉयर से बात कर लें, प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 लेके चेक कर लें, पहला पॉइंट। दूसरा, एडवांस टैक्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट जानी दोस्तों। जो 44AD वाले हैं वो भी अपना एडवांस टैक्स जमा करेंगे। वैसे 15 मार्च तक लास्ट डेट है, 15 मार्च 25 तक पूरे साल का टैक्स जमा करना है आपने। अगर पीछे जमा नहीं कराया तो फिर भी 31 मार्च 25 तक भी जमा कर दोगे तो वो भी एडवांस टैक्स ही ट्रीट होता है। तो अगर 44AD और 42AD में आप आईटीआर भरते हो और आपका एडवांस टैक्स बनता है, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक पॉइंट का डिटेल में समझने के लिए। और आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक होगा मेरे चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को प्लीज़। टैक्स जमा कर दे दोस्तों 15 मार्च तक, वरना 31 मार्च तक जमा जरूर कर दे। आपका इंटरेस्ट बच जाएगा 234C का, और 1 अप्रैल होते ही 234B का इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा जो बचे हुए अमाउंट पे। तो प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें। आईटीआर यू फाइनेंशियल ईयर 21-22, AY 22-23 की आईटीआर भी आप 31 मार्च तक भर सकते हो। तो आप अपना बैंक चेक कर लें, अपना 26CS चेक कर लें, अपना TIS चेक कर लें कि यहाँ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे आईटीआर तो भरनी थी लेकिन मैं भर नहीं पाया। अब भर लीजिए, मैसेज तो आ रहे हैं। हालांकि बजट जो है, बजट 25 के अंदर अमेंडमेंट आ गई है, 4 साल तक की आईटीआर भर सकते हो, तो 31 मार्च 27 तक भी भर सकते हो। लेकिन मैं क्यों वेट करूँ, क्यों मैं 60% और 70% पे करूँ। अभी मुझे सिर्फ 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। एडिशनल टैक्स पे करके मेरा काम खत्म हो जाएगा यार, लिटिगेशन से बच जाऊंगा यार। मैं कितना काम आसान कर दिया है आईटीआर यू के आने से, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत फायदा है। आईटीआर यू जरूर फाइल कर लें, वेट ना करें। कई लोग मेरे से पूछते रहेंगे 31 जुलाई तक आईटीआर भर सकते हैं, मैं कहता हूँ हाँ। फिर कहेंगे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, हाँ। फिर कहेंगे मार्च तक भर सकते हैं, हाँ। भैया 4-4 साल तक पूछते रहते हैं। अरे भरनी तो भर के खत्म करो ना यार, क्या सोचना। पता नहीं कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं कि भैया आईटीआर भरने को तैयार नहीं है, पूछते रहते हैं। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखो मैं समझता हूँ, मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट अभी, आप कहेंगे क्लाइंट तो इतनी फीस देता नहीं, इतनी मेहनत कौन कर रहा है। ये बात सही है, क्लाइंट से बात करिए, क्लाइंट को समझाइए, क्लाइंट से फीस लीजिए अच्छी खासी, और उसके लिए फायदे की बात बताइए कि इसका फायदा किस में है, मानेगा वो। फरवरी तक 28 फरवरी क्लोज हो चुकी है। अपने स्टाफ को बोलना है, अगर जो कंसल्टेंट है, ये जो क्लाइंट है, अपने अकाउंटेंट को बोलना है कि भैया फरवरी तक क्या करना है, टैली को कंप्लीट कर ले, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें बनाते हैं, सैप में, जोहो में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। 3B आप अभी भरने वाले हो, 3B भर लें।
जीएसटी 1 भी अभी भर दोगे आप मार्च के अंदर, 9 और 9C भी भरोगे। होता क्या दोस्तों, जब कभी भी इनकम टैक्स में केस लगता है या जीएसटी में भी, सबसे पहले आपकी टर्नओवर चेक करते हैं वो, क्या टर्नओवर मैच है कि नहीं है। टर्नओवर आपकी टैली में कितनी आ रही है, यानी कि बुक्स में जो आपने P&L अकाउंट बनाया है उसमें दिखा रहा है 1,70,00,000। क्या आपकी वो GSTR 3B की जो समरी निकलती है ईयरली उसमें भी इतनी आ रही है? क्या आपकी GST 1 की जो समरी आ रही है उसमें भी निकल रही है? जो आपने 9 फॉर्म भरा और 9C भरा, दोनों में टर्नओवर सेम आ रही है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सब डिटेल जाती है। रिकन्सिलेशन जरूरी है। मैंने बच्चों को बोल रखा है, टेम्पलेट बनवा रखी है, कंट्रोल फाइल है कि भैया फरवरी तक का फ्रीज करो और करो, ताकि कुछ अगर रह जाता है, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, छूट किसी भी से हो सकता है, प्रोफेशनल की भी हो सकती है, क्लाइंट की भी, हमें उस पर नहीं जाना है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम वो एडजस्टमेंट मैं मार्च में कर लूँ। मेरी भी पर्सनल प्लानिंग रहती है हमेशा कि जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी कुछ करना है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हो जाए, फाइनेंशियल ईयर से बाहर ना जाए। हो सकता है आपका फर्क आ रहा हो और आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। पर्दा किसका भारी हो जाता है, डिपार्टमेंट का। मैं चाहता हूँ पर्दा हमेशा हमारा भाई रहे, एक रुपया मैच हो, यहाँ पे 1,70, यहाँ 1,70, यहाँ 1,70, यहाँ 1,70, यहाँ 1,70। जब ऑफिसर ये देखेगा तो क्या कहेगा, यार सिस्टम बड़ा अच्छा मेंटेन है, 1 रुपये का ही फर्क नहीं आ रहा है, यानी कि बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं हद तक ठीक होंगी, पूरा प्रोफेशनली काम करा हुआ है। अगर एक जगह फर्क आ गया तो क्या कहेगा, यार ये बेसिक चीज नहीं कर पाई है, तो बाकी चीजों में तो बहुत कुछ निकलेगा, चलो ढूंढो। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अपनी सेल को रिको कर लेनी है, अपनी परचेज को रिको कर लेनी है। आपके जो डेटर क्रेडिट साइड में आ रहे हैं बुक्स में, वो देखिए क्रेडिट साइड में क्यों आ रहे हैं, क्या उनसे एडवांस पैसा आया हुआ, उनकी बिलिंग नहीं करी हुई, बिलिंग में बात कर लीजिए। परचेज को ऐसे देख लीजिए, क्या आपने जो एडवांस दिया हुआ है, अगर आपके कोई क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने उनको एडवांस दिया हुआ है, आपने उनसे परचेज के बिल नहीं लिए, परचेज के बिल आ गए थे, आपने बुक नहीं कराए, ये चीज़ चेक कर लीजिए। इम्प्रेस के एक्सपेंस हैं, बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर खर्चा करते थे, पूरे साल पैसे लेते नहीं है। इम्प्रेस की शीट बनाइए, उन खर्चों को बुक करिए, कंफर्मेशन ले लीजिए डेटर से क्रेडिटर से फरवरी तक की कि भाई दे दे, कोई डेबिट नोट रह गया है, क्रेडिट नोट रह गया है, वो मार्च में खत्म कर लीजिए। जितने भी ओल्ड हैं आपके आउटस्टैंडिंग 3 साल से पुराने, जब केस लगता है ना इनकम टैक्स में, वो कहता है ओपनिंग इतना था, ड्यूरिंग द ईयर इतना खर्चा करा, इतनी पेमेंट करी, क्लोजिंग ये रह गया, बताइए हमें। ये इतने पुराने जो खड़े हैं आपके 2-2 साल 3-3 साल से क्रेडिटर्स, क्यों नाम है इसकी आपकी इनकम मान लो, आपको पेमेंट तो करनी नहीं है, बोगस है ये मान लेता है वो। आप कभी प्रूफ ही नहीं कर सकते कि यार 2 साल 3 साल पुराने किए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, बैलेंस शीट बनाते हैं, काउंटिंग करते हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी चेक कर लीजिए, वरना जीएसटी में प्रॉब्लम आएगी 180 दिन से ज़्यादा, एमएसएमई प्रॉब्लम आएगी, इनकम टैक्स में 15 दिन और 45 दिन में पेमेंट करनी है, साथ में बोगस क्रेडिटर माने जाएंगे अगर आपने ठीक से चेक नहीं करा। तो ऑल आउटस्टैंडिंग भी चेक कर ले, है ना प्रैक्टिकल चैनल। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जीपी और एनपी रेशो। सबसे ज़्यादा केस जब लगते हैं ना और ऑफिस को कुछ नहीं मिलता, तो कहता है पिछली बार आपने दिखाया था नेट प्रॉफिट परसेंट 12%, इस बार आपका 8% ही है, तो क्यों ना आपका 4% बढ़ा के 12% कर दूँ। फिर आप कहते हो यार हुआ कैसे, हुआ ऐसे मैं बताता हूँ। जिस साल आईटीआर 5 लाख की नील थी, प्रॉफिट दिखाते हो आप 5 लाख। जिस साल आईटीआर 7 लाख की नील थी, आप प्रॉफिट दिखाते हो 7 लाख। अगले साल हो गया 12 लाख, अब आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा 12 लाख रुपये। हम हमेशा अमाउंट पे जाते हैं, हम कभी भी इन रेशियो पे नहीं जाते हैं। मेरी बैलेंस शीट के अंदर एक एक खर्चे की रेशियो निकलती है, कंपेरेटिव क्यों फ़र्क आया, क्या फ़र्क आया, दिमाग में बना लेता हूँ मैं, क्योंकि हम ना बैलेंस शीट क्या करते हैं, सबको पता है कैसे बनती है, ठीक है ना। क्लाइंट जितने पैसे देता है उसके हिसाब से काम करते हैं हम लोग, ये बात भी सही है, कोई डाउट नहीं है। भैया 50,000 देगा तो 2 लाख का टाइम तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन क्लाइंट को समझाना है। फिर भी मैं कहूँगा एक बार जीपी और एनपी रेशो जरूर मैच कर लें पिछले सालों से, ऐसा ना हो कि एबनॉर्मल ना हो, गड़बड़ ना रही हो। साथ में क्या होता है, जब लोन लेने जाते हैं बहुत जगह ये चीज़ चेक की जाती हैं, और इनकम टैक्स केस में सबसे पहले केस पिकअप होते हैं जीपी और एनपी पे, लो प्रॉफिट, लो एनपी रेशो, लो जीपी रेशो, बहुत सारे केस सिलेक्ट होते हैं। ये चीज़ जरूर चेक कर लें पोजिशन बैलेंस शीट बना के, और टैक्स सोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, सबसे घटिया थर्ड क्लास प्रोविजन जो सरकार लेकर आई है एमएसएमई के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कई एमएसएमई वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये एमएसएमई वालों के लिए वरदान नहीं है, नुकसान ही है। रूल आया था, एक्ट में अमेंडमेंट आई थी AY 2425 से लास्ट ईयर ही, कि भैया जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको आपको पेमेंट करनी है 15 दिन के अंदर और 45 दिन में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पूरी सीरीज है इसके ऊपर मेरी 43BH के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक टॉपिक 43BH पे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। आप अगर इनकम टैक्स में
रजिस्टर्ड हो, ITR भरते हो, तो आपको चेक कर लेनी है कि भैया आप जो इतने भी बिल फरवरी के थे पेमेंट होगी नहीं हो गई है। मार्च वाले बिलों पे ध्यान रखना है, 31 मार्च को देखने कितने बिल आउटस्टैंडिंग है, उसकी पेमेंट बिल के हिसाब से इनवॉइस पे जो डेट है या जब रिसीव हुआ बुक्स में बुक करा है 15 दिन चेक कर लीजिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है और एग्रीमेंट है तो 45 दिन, बहुत जरूरी है, वरना परचेज के ऊपर 30% का टैक्स। कहाँ से लाएगा पैसे जब है ही नहीं इसके पास। तो चलिए कोई नहीं। 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट, आपका भी दिसंबर 2024 तक का 26 एस अपडेट हो गया होगा। जब भी इनकम टैक्स केस लगेगा सब पहला क्वेश्चन होता है उसका, काइंडली प्रोवाइड रिकंसिलेशन 26 एस वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि 26 एस में आपका क्रेडिट आ रहा है 5 करोड़ का और आपने सेल लिए 6 करोड़ की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे 1 करोड़ की फालतू है। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ का 26 एस में आ रहा है और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की ITR में दिखाइए सेल, तो बोलेगा यार TDS कटा हुआ 5 करोड़ पे, दिखा रहा है 480 पे, 20 लाख रुपए कहाँ है, 20 लाख रुपए आपकी इनकम है। हालांकि जस्टिफिकेशन नहीं है ये, कई बार मेरा एडवांस पे भी TDS कट जाता है। फिर भी आपकी ड्यूटी है कि दिसंबर तक का रिकैंसिलेशन कर लें और जब मार्च क्लोज हो जाए तो अप्रैल में मार्च वाला जो क्वार्टर बच रहा है जनवरी फरवरी मार्च का, वो भी रिकंसाइल कर लें। 2 फायदे हैं इससे, एक तो आपको भी पता चल जाएगा यार कौन कौन सी पार्टी बदमाश जो TDS जमा नहीं करा रही है। कई पार्टी मैं जानता हूँ वो देखती है कि सामने वाले को कुछ पता है कि नहीं है, उसका TDS ही जमा नहीं कराती, खा जाती है। कई लोग अपनी बुक्स नहीं बनाते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्फ्लुएंसर को, जो गांव देहात के होते हैं उनका लोग TDS काट लेते, जमा नहीं कराते, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो फॉलो भी नहीं करते ना वो बुक्स बनाते हैं। वो CA को बोलते हैं ITR भरते, CA देख लेता है, बैंक स्टेटमेंट देखते नहीं है, तो TDS क्या है, 0 बटा सन्नाटा। अपना 26 एस चेक कर लें, एक तो ये पता कर ले कि काट के जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, दूसरा अपनी बुक से मैच कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम हमारे मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत सारे लोग ITR भरते हैं लेकिन ये 7 पॉइंट जो मैंने बताया ध्यान नहीं रखते, जिससे इनकम टैक्स में लिटिगेशन बढ़ जाती है। अलग अलग जगह सेल परचेज सब जगह अलग अलग फिगर जा रही हैं, हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है, इनकम टैक्स कोई और कर रहा है, GST कोई और कर रहा है, अकाउंटिंग कोई और कर रहा है। तो ऐसे क्लाइंट या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे एडवोकेट हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इनको कंबाइन करके रिकंसिलेशन करें, ताकि क्लाइंट का कभी भी नुकसान ना हो। तो जितना हो सके इसे व्हाट्सअप फेसबुक अपने स्टाफ को एडवोकेट सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयरनेस हो सके। और मेरी जो मुहिम है कि एक दिन इंडिया में ऐसा आए कि किसी के पास भी इनकम टैक्स नोटिस ना आए, उस मुहिम में आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो को शेयर करके। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।